प्रदर्शन कर रहे लोग हैं एनईपी के खिलाफ, उनके बीच में जो गुत्थम गुत्ता है वो आप देख सकते हैं वो जारी है। जो ये बैरिकेडिंग पुलिस ने लगाई है उन्हें रोकने के लिए, उस पर लगातार वो हमला किए जा रहा है और उसे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम भीम है और मैं भीम है मेरा नाम। आपका नाम भीम है और आज आप लोग यहाँ से न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विरोध करते आए हैं और शिक्षा मंत्री को मिलना चाहते थे, उनको ज्ञापन सौंपना चाहते थे। जी, हम जो नई शिक्षा नीति आई है उसका विरोध कर रहे हैं और हम ये दिल्ली गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं कि दिल्ली सरकार, क्योंकि शिक्षा स्टेट लिस्ट में है, तो दिल्ली सरकार इस गरीब विरोधी, गरीब छात्र विरोधी लिस्ट में आती है शिक्षा, स्टेट यानी चाहे तो उसको लागू कर सकता है और अपने अंदर उसको हटा भी सकता है अगर कोई सेंटर से कोई पॉलिसी आ रही है तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे विरोध कर रहे थे। और दिल्ली गवर्नमेंट क्योंकि ये लगातार बात करती रही है कि हम लोग जो नीचे का जो तबका है, जो गरीबों का तबका है, उसको हम लोग उस तक एजुकेशन पहुँचाना चाहते हैं, फ्री और अच्छी एजुकेशन पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो सारे प्रावधान हैं और जिस तरह का इन्होंने फ़ंड कट किया एजुकेशन में और कोई उस तरह का प्रावधान नहीं किया कि आप अगर बढ़ा भी रहे एजुकेशन तो उसके लिए आपके पास कोई कॉन्क्रीट प्लान क्या है, आपने पैसा एकदम एलोकेट नहीं किया है, ना ही प्राइमरी एजुकेशन के लिए ना ही सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। तो उस स्थिति में जो बहुसंख्यक जो देश के गरीब लोग होंगे वो कहाँ जाएंगे? आपने एनजीओ के थ्रू एनजीओ बढ़ेंगे, आपने प्राइवेटाइजेशन होगा स्कूलों का, तो उस स्थिति में अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो प्राइवेटाइजेशन के थ्रू अगर प्राइवेट स्कूल और खुलते हैं जो लगातार खुल रहे हैं तो उसमें शिक्षा किसको मिल पाएगी? क्योंकि सरकारी स्कूल तो आप खोल नहीं रहे हैं और जो पुराने स्कूल सरकारी स्कूल थे आप उनका लगातार मर्जर कर रहे हैं। मर्जर करने के पीछे n नंबर ऑफ रीज़न दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वहाँ पे बच्चे आ नहीं रहे, एनरोलमेंट नंबर नहीं है वहाँ पे, इसीलिए हम इसको बंद कर दे रहे हैं या फिर मर्जर कर दे रहे हैं। सवाल तो ये होना चाहिए कि आप वो स्थिति में पहुँचे कैसे, आप कि बच्चों का एनरोलमेंट नहीं बढ़ रहा है, आप पे तो इस पर शोध करना चाहिए। आपकी सरकार का कहना है कि नई शिक्षा नीति के बाद से वो शिक्षा पर 6% का खर्च करेंगे जीडीपी का अपना। अभी इस पे सरकार की तरफ से कोई बात आई नहीं है, उन्होंने बस कहा है। उन्होंने पुरानी बहुत सारी पॉलिसी लाई है, पुराना भी एजुकेशन पे कैसे ऑटोनॉमी के नाम पे अलग अलग कॉलेजेस को अलग किए जा रहे हैं या किस तरह स्कूलों को ही लगातार गवर्नमेंट फंडिंग को ही ख़त्म किया जा रहा है एजुकेशन पे। तो आप कह तो दे रहे हैं कि आपकी मंशा है, आपने आपका एनईपी का ही आप उठा के उसमें पढ़ लीजिए, आपने उसमें कहाँ कहाँ दिखाया, आपने सीधे आपने कैटेगोरिकली ये मेंशन भी किया है कि एनजीओ इसमें आएंगे, प्राइवेट प्लेयर्स को आप बुलाएंगे, पीपीटी मॉडल पर चलाएंगे। तो यानी अगर पीपीटी मॉडल पर चलेगा ये मतलब ये दिखाता है कि सरकार फंड नहीं करना चाह रही है। तो 6% तो बहुत ही कम है। आप 6% मतलब आज़ादी के आज इतने साल हो गए, 1947 में आज़ादी मिली थी, आज 2021 हो गया, उसके बाद भी आप यही कह रहे हैं कि 6% देंगे। 6% तो भैया 1910 में गोखले ने कह दिया था कि अब कुछ ही % आप दे दीजिए, हम सबको प्राइमरी एजुकेशन दे देंगे। आप अभी भी इतने सालों बाद अगर 6% चढ़ के जाना पड़ेगा, रुकिए। आप अगर आज़ादी के इतने सालों बाद भी 6% देने की बात कर रहे हैं और उसमें भी आपकी तरफ से कुछ प्लानिंग के तहत कुछ लाया नहीं गया, तो उस पर आपकी मंशा पे शक होता है। और लगातार फंड कट किया जाना ये दिखाता है कि सरकार कहती है कि 6% देगी वो और खर्च करेगी शिक्षा पर, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब से सरकार आई है शिक्षा का बजट कटता जा रहा है। एकदम सही बात है, शिक्षा का बजट कटता जा रहा है। उसका हम लोग अगर उदाहरण लेके चले कि ये कैसे मालूम चलता है कि शिक्षा पे बजट कटता जा रहा है, तो हम पाते हैं कि पिछले दिल्ली यूनिवर्सिटी का अगर मैं उदाहरण लूँ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पिछले 30 सालों से कोई नया कॉलेज नहीं खुला है। पुराने ही कॉलेज को इवनिंग शिफ्ट में कर दिया गया है नया बनाने के नाम पे। तो वो अपने आप में कोई नया बिल्डिंग तो आपने नहीं बनाया, कॉलेजेस में क्लासेस में जगह नहीं है, बच्चे नहीं है। पिछले 30 सालों से दिल्ली यूनिवर्सिटी में 65,000 सीटें हैं, यानी कि आपने सीट भी नहीं बढ़ाई आपने फिर। लेकिन जो 12वीं पास करने वाला जो हिस्सा है वो तो हर साल बढ़ता जा रहा है। तो ज़रूरत थी कि आप जितने छात्र बढ़ रहे हैं 12वीं के पास उस प्रोपोर्शन में आप और कॉलेजेस खोलते और यूनिवर्सिटी खोलते। आपने वो नहीं किया। बीजेपी की गवर्नमेंट थी जो जब 2014 में इनके इलेक्शन में तो मैनिफेस्टो था कि हम पावर में आएंगे तो जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस सरकार थी, उसका हम विरोध करेंगे, उसको हटा देंगे। तो आपने जो उस वक्त किया आप उसका एकदम उल्टा कर रहे हैं। तो आप
आप फिर करना क्या चाहते हैं? आप अपने आप को किस तौर पे आप सही साबित करना चाहते हैं? इससे तो साबित होता है कि पुरानी गवर्नमेंट और आप में कोई अंतर ही नहीं है। पुरानी गवर्नमेंट जो करती आई है आप उसी को और नए तौर पे लेकर के आ रहे हैं। पीछे की तोड़ के और अब आप लोग यहाँ पहुँच चुके हैं दिल्ली सचिवालय के बाहर। आपका नाम पहले तो बताइए। मैं डॉक्टर मृगांक, इंडियन फेडरेशन ट्रेड यूनियंस और ऑल इंडिया फोरम फॉर राइट टू एजुकेशन के नेशनल एग्जीक्यूटिव्स। सर, एनईपी का लगातार विरोध किया जा रहा है। एक तरह से कहीं तो ऐसा एक रीति टाइप की हो गई है कि जब भी ये सरकार कोई कानून लाती है उसका विरोध शुरू हो जाता है। जिस तबके के लिए लाती है वो तबका ही सड़कों पर आ जाता है। यहाँ एक बहुत क्रांतिकारी कदम बताते हुए 34 सालों के बाद देश में एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करने की ओर काम किया गया, लेकिन अब उसका ही लोग विरोध कर रहे हैं और इससे अलग अलग रीजंस दिए जा रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि जिस तरीके से ये बनाया गया है उससे कहीं ना कहीं जो सेग्रीगेशन है सोसाइटी में वो बढ़ जाएगी, उसको बांटने की बजाय वो बढ़ जाएगी। इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, इस पे 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये जो आपने कहा क्रांतिकारी कदम 34 साल में, तो ऐसा नहीं है। ये दरअसल विश्व व्यापार संगठन WTO 1995 में बना था। उसमें उन्होंने गैट्स, उसके अंदर एक प्रोविज़न है ट्रेड इन सर्विस, उसमें एजुकेशन, हेल्थ वगैरह को ट्रेडेबल सर्विस के लिए कहा गया था कि उसको माना जाए। तो सारी सरकारें इसको मान रही थी और ये पॉलिसीज़ कांग्रेस भी लेकर आ रही थी। इससे पहले कपिल सिब्बल 6 एजुकेशन बिल लेके आए थे, तो वो दरअसल उसी के अनुरूप थे। ये आने के बाद इन्होंने बहुत तेज़ी के साथ सारे विश्व व्यापार संगठन के जितने भी प्रोविजन थे उनको लागू करना शुरू किया है। जैसे ये मतलब ये एक असली चीज़ ये है कि जैसे 2020 तक WTO की कंडीशन थी कि आप एग्रीकल्चर में रिफॉर्म करेंगे, तो ये एक्सीडेंटल नहीं है कि 2019 में बिल लेकर आए। ये कांग्रेस की भी इसमें एग्रीमेंट था और इनका भी है। एजुकेशन पॉलिसी के साथ भी यही है। दरअसल ये एजुकेशन को जो आप समझे ट्रेडेबल सर्विस, मतलब ये व्यापार करने की चीज़ बना रही है। तो पूरा का पूरा एजुकेशन, ये पहली बार एजुकेशन पॉलिसी 3 साल से बच्चे को कवर कर रही है। आंगनबाड़ी से लेकर कर PhD करने वाला 27 साल तक का बच्चा कवर हो रहा है और सबको सब बाज़ारों के हवाले करने का प्लान है 15-20 साल के अंदर। अपना खर्चा खुद निकालें, जो कॉलेज नहीं कर सकते वो बंद हो जाएंगे। कॉलेज से कहा जा रहा है अपना एसेट्स बेचिए, जैसे अपना लोन किराए पे दीजिए, रूम्स किराए पे दीजिए, फीसें बढ़ाइए या कहीं से आप फंड ले गई। अगर तीसरी पार्टी को इन्वेस्ट करेगी तो जाहिर बात है वो मुनाफा कमाने के लिए इन्वेस्ट करेगी। तो ये एक एजुकेशन पॉलिसी का मूल मंत्र है। और हाँ, कंट्रोल, सेंट्रलाइज कंट्रोल, टाइट सेंट्रलाइज कंट्रोल। इसका कारण ये है कि एक तो एक जगह से चीज़ें रेगुलेट हो सकती हैं। ये भी WTO की शर्त थी कि मॉडल एक्ट बनना चाहिए, एक का कानून होना चाहिए। अभी स्टेट का प्रेरोगेटिव, हर स्टेट के पास अपने एजुकेशन बोर्ड्स भी हैं। ये लागू हो जाएगी तो इसमें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया गया है, उसके अनुसार लोगों को करिकुलम बनाने पड़ेंगे। तो इसमें जो प्रॉब्लम ये होगी कि जो हमारे देश की डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी, सोशल डाइवर्सिटी, एजुकेशन, लैंग्वेज की डाइवर्सिटी, वो सब जो है ख़त्म हो जाएगी। हम कुछ ही चीज़ें पढ़ेंगे, जो पढ़ाया जाएगा वो होगा जो ये चाहते हैं कि बाज़ार के हिसाब से बन सके। और आम आदमी के लिए जिसमें बड़ा भयंकर चीज़ दी गई है कि आम आदमी कहती है एनरोलमेंट रेशो बढ़ाना चाहिए। एनरोलमेंट रेशो बढ़ाने का प्रावधान क्या बताती है कि हम ओपन डिस्टेंस लर्निंग बढ़ा देंगे, मतलब स्कूल बंद कर देंगे और जिन लोगों के पास पैसे नहीं होंगे वो ओपन डिस्टेंस लर्निंग करेंगे। तो 1.5 साल से तो हमने फोर्स्ड ऑनलाइन एजुकेशन देखी है। हमने देखा खासतौर से जो आम आदमी के बच्चे हैं वो एकदम पढ़ाई से बाहर हो गए, मुश्किल का ज़ीरो हो गया है, क्योंकि सबके पास इक्विपमेंट्स नहीं होते, डेटा नहीं होता। एक कमरे में 4 बच्चे पढ़ेंगे वो पॉसिबल नहीं होता। तो बहुत सारी चीज़ों के कारण वो एकदम एजुकेशन से बाहर हो गए। तो ये उनकी नियति बन जाएगी, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है।